सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल 2023 के आखिरी कारोबारी रोज़ भी मुस्बत रुझान देखने में आया है और 100 इंडेक्स 459 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,000 की सतह को भी अबूर कर गया है। 62,512 की सतह पर ये पहुंच चुका है। एक मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। इस हफ्ते हमने थोड़े से उतार चढ़ाव मार्केट में देखे, जबकि इससे पहले जो गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते गुजरे हैं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर गई। ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स मार्केट ने बनाए और आज साल के इख्तिताम पर जो कारोबारी इख्तिताम है उस पर क्या सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद साहब बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि वहाँ की सूरत हाल इस वक्त क्या है, ट्रेडर्स किस तरह के तासुरात जाहिर कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स किस हद तक मार्केट पर अपने एतमाद को शो कर रहे हैं। कफील बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही और मजमूई तौर पर यह हफ्ता कैसा रहा? देखिए, इस हफ्ते में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी मंदी जो है वो देखी गई थी 26 दिसंबर को और तकरीबन 2,500 से 500 की अपने कमी हुई। लेकिन हम आज जो साल का आखिरी रोज था अपना कारोबारी और उसमें अगर हम बात करें इस वक्त इंडेक्स है वो 246 पॉइंट के इजाफे से मार्केट जो है वो 62,298 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। बात करें तो 644 का मार्केट ने हाई भी बनाया था। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है अपने की पॉजिटिव है और सरमायाकार को यही कहने कि ये साल अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो जो मार्केट का मजमूई सरमाया था उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया और 40,800 से इसका इजाफा हुआ था और 67,000 के लेवल तक इंडेक्स गया था पूरे साल के अंदर। तमाम एक बार फिर मार्केट जो है वो रिवर्स हुई थी और 62,000 पे जो है वो ट्रेड कर रही है। आइंदा आने वाले साल के बाद से जो मार्केट माहिरीन उनका यही कहना है कि मार्केट पॉजिटिव होगा और जो खबरें हैं वो खासी मजबूत हैं तो उसमें इजाफा ही देखा जाएगा। ठीक है, तो भाई मार्केट में इजाफा देखा जाएगा जो कि एक अच्छी बात है। कारोबारी माली साल तो अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कैलेंडर ईयर चूँकि अब ख़त्म होने जा रहा है तो साल 2023 के आखिरी कारोबारी रोज़ जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल रही है वो उसमें ज़ाहिर है कि तेज़ी देखी गई है। और अगर ये कहा जाए कि जो 2023 का साल था ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही मुस्बत रहा तो ये गलत नहीं होगा। तो कफील, अब 2024 में ट्रेडर्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ये जो इंडेक्स है ये 6 फिगर्स की तरफ जाता हुआ हमें बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये साल के आखिर तक 70,000 75,000 की सतह को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन पिछले 10 से 12 रोज़ में थोड़ा सा हमें एक मिक्स रुझान देखा गया है। तो ये चले हम कफील से मज़ीद बात करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में तेज़ी की इस साल क्या सूरत हाल रही, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो मजमूई तौर पर ये कैलेंडर ईयर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बेहतर रहा। अब 2024 में इलेक्शन का भी दौरा होगा। अभी 48 दिन के बाद इलेक्शन सामने आने हैं और इस दौरान क्या मार्केट डाउन होगी या अप होगी और आगे किस तरह से इस मज़ीद साल को गुजारेगी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन मेहनती साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, CEO हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो एहसन मेहनती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो मार्केट 2023 में हमने ऊपर जाते हुए देखी है, अब ये सिलसिला ये सिर्फ ये वक्ती तौर पर था या ये परमानेंट था जो मार्केट की स्टेबिलिटी थी? और आने वाले दिनों में चूंकि अब जाहिर है कि एक इलेक्शन मोड में मुल्क दाखिल होने वाला है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मार्केट की परफॉर्मेंस पर? देखिए, आई थिंक कि इस ईयर जो मार्केट की 60% से ज़्यादा उड़ान देखी गई और जाहिर है उसके बाद कुछ करेक्शन देखा गया जो कि फिर रिकवरी मोड पर है और उसकी एक वजह रही कि हमने IMF प्रोग्राम को इस साल जो है दोबारा से हुसूल किया। आई थिंक कि इसको उसका हुसूल करना, इस रिव्यू का कंप्लीट होना एक रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट भी जो है यहाँ की स्टॉक मार्केट्स भी परफॉर्म की हैं। तो करेंसी मार्केट्स भी आप देखें 20% तक रिकवरी जो है रुपये के अंदर देखी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं तो उसमें SIFC के भी हम जो है वो क्रेडिट लेंगे कि SIFC जो है वो उसके जो कमिटमेंट्स उस इनिशिएटिव के तहत जो है लिए गए, सऊदी गवर्नमेंट से लिए गए, कतर से UAE गवर्नमेंट से लिए गए, आई थिंक कि उसका भी एक मेजर रोल है जिसकी बेसिस पर हमें IMF प्रोग्राम जो है अलॉट हुआ। फिर हमारा जो रोल है मिडल ईस्ट के जो प्राइसेस हैं उसके अंदर भी काफ़ी जो है स्टेबल रोल रहा और हमने कोई साइडलाइंस नहीं दी अपनी। और जाहिर है हमने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यूक्रेन वॉर के अंदर भी जो है वो अगेंस्ट रशिया जो है वो अपने आप को साइडलाइन रखा। आई थिंक कि ये जो हमारी डिसहोस्टाइल जो एक्टिविटी थी इसमें हमने स्मगलिंग को भी रोका। तो बहुत सारी ऐसी वजूहत है जो हमने अनप्रेसिडेंटेड जो है वो उसके अंदर अपना रोल प्ले किया है। और जाहिर है हमने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा फिस्कल टारगेट्स को भी जो है इस साल मीट किया है, जो इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट में आसानी से हमने जो है उसको हुसूल कर लिया। और इससे पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट में काफ़ी डिफिकल्ट होता था कि हम IMF के टारगेट्स को जो है वो मीट करते या ऐसे डिसीजंस लेते जिसमें हम अपनी जो गैस प्राइसेस वगैरह हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने इजाफा किया, सर्कुलर डेट क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश की। तो आई थिंक कि इसका क्रेडिट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट को भी जाता है कि इस टाइम में हमने रुपये को भी रिकवर किया, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड लेवल को क्रॉस किया, 67,000 को अचीव किया।
तो एहसन साहब, ये जो ओवरऑल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए गए, ये तो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स और कुछ कारोबार हम ऐसे देखते हैं जो कि कुछ सेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त चल रहे होते हैं, रनिंग सेक्टर्स कहलाते हैं, ऑयल है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें तेज़ी नहीं दिखाई देती। तो उनको तेज़ करने के लिए और इसी लेवल पर लाने के लिए अब मज़ीद कौन कौन से फिर इकदाम उठाने होंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने जो है वो इंडस्ट्रियल की जो टैरिफ है, गैस टैरिफ है या पावर टैरिफ है, उसको इतना ज़्यादा कर दिया है अब कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। और जाहिर है हमारे जो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर है इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे। बहुत सारी कंपनीज है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी, टेलीकॉम कंपनीज लाइक टेलीनॉर, वो अपनी सेल ऑफ कर गई है। बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी वो भी सेल ऑफ कर गई है, डिविडेंड्स रिमिट नहीं हो पा रहे। मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले नहीं थे, यानी कि 2022 में या 20 में नहीं थे। अब ये प्रॉब्लम्स इस वजह से आ गए कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। द सिल्वर लाइनिंग इज कि अब इस वक्त हमें कुछ मल्टी रीजनल एजेंसीज ने कुछ सपोर्ट किया है। 50 मिलियन डॉलर तक हमें दोबारा और रिसीव में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कल बढ़े। तो अब ये नजर आता है कि आने वाले वक्तों में IMF का भी 700 मिलियन डॉलर मिल जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड जो है हमारी जो रुपी स्टेबिलिटी जो हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं वो जो है वो दोबारा से कैरी ऑन होगी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी जो स्मगलिंग है उस एक्टिविटी को पाक-अफगान बॉर्डर या पाक-ईरान बॉर्डर पर उसको जो है स्टॉल करें, जिस तरह से हमने एक्टिविटी की थी। आई थिंक सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रुपी को जो है उसको स्ट्रेंथन करें और उसकी स्मगलिंग को, रुपी की स्मगलिंग को या दीगर स्मगलिंग जो हो जाती है अक्रॉस द बॉर्डर पाक-अफगान ट्रेड के अंदर, उसको हम सस्टेन करें। तो बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले वक्तों में हैं, बट जो आंसर है इसका वो यही है कि हम परसिवियर करें। जो जिस तरह से हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस तरह से परफॉर्मेंस देते रहें। FDI को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी जो है हमारी बढ़ाएं और ज़ाहिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करें कि वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। आई थिंक यही हमारे लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड। और ऐसा सब रिसेंट पास्ट में अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो एक आम इन्वेस्टर का एतमाद मार्केट को लेकर बढ़ा है। इसमें मजीद अभी सरमायाकारी की ज़रूरत है अगर हमें इस इंडेक्स को ऊपर लेकर जाना है, 6 फिगर में दाखिल करना है, या फिर एक सरमायाकार का एतमाद हमने कम होता हुआ देखा है पिछले 4-6 माह में। देखिए, सरमायाकार देखें वो तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम स्पेशली इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ चुका है। 70 मिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है नवंबर के महीने के अंदर जो है, अब दिसंबर का डेटा आएगा, बट लास्ट मंथ भी जो है हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख की और स्पेशली डायरेक्शन जो है बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे सेक्टर्स अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी खातिर इजाफा हुआ है, जिसमें पावर टैरिफ में सर्कुलर डेट क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लिए हैं केयरटेकर गवर्नमेंट ने। और आई थिंक ये IMF के कहने पर लिए, इससे पहले रेजिस्टेंस होती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर कि ज़ाहिर ये कॉज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा इकोनॉमिक डेटा क्योंकि इंप्रूव हो गया है, करंट अकाउंट सरप्लस आ गया 8-9 मिलियन डॉलर का मंथली बेसिस पर, और फिर ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इजाफा होना, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव हुआ है, वॉल्यूम बढ़े हैं, एक्टिविटी बढ़ रही है और आगे ग्रोथ रेट 2% से ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्टेड है IMF की तरफ से भी, स्टेट बैंक की तरफ से। इंटरेस्ट रेट्स कम होने, आई थिंक वो एक मेजर रीज़न होगा कि हमारी ग्रोथ दोबारा से जो है हमें 2024 में होते हुए नजर आएगी। अच्छा, और ऐसा सब जा रहे जिन सेक्टर्स पर इस वक्त SIFC के थ्रू काम करने की बात की जा रही है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर मार्केट पर किस हद तक पड़ेगा? ज़ाहिर वो भी सिर्फ 3-4 एरियाज़ हैं जो कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो उससे ओवरऑल मार्केट भी स्टेबल होती नजर आएगी हमें इन फ्यूचर? देखिए, आई थिंक इनिशिएटिव जो लिए हैं SIFC के, उसकी तो प्रोजेक्शन कोई $100 बिलियन की है और आई थिंक कि उसमें 25 बिलियन डॉलर जो है रिस्पेक्टिव 3 और 4 कंपनीज की तरफ से आया है। तो आई थिंक कि मेजर जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और आई थिंक कि यही एक सिल्वर लाइनिंग है और यही एक रीजन है कि IMF से जो है वो हमें इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है। वरना अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दिस इज समथिंग वी हैव टू गिव टू देम, सिल्वर लाइनिंग है और हमने रुपी को भी रिकवर किया है इसी बेसिस पर ही। तो आई थिंक कि SIFC की जो Jan 4 को मीटिंग है, आई थिंक कि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिसमें एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को जो है प्रमोट करना है, रिफाइनरीज को लेकर आना है, ऑयल रिफाइनरीज को स्पेशली फ्रॉम सऊदीया अरामको। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसपे हम रुपी को स्ट्रेंथन करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को जो है सस्टेन करेंगे। ऐसे वक्त में जब पर IMF की कंडीशंस हम पे मौजूद हैं, SIFC हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग और यही हमारा फ्यूचर। और ऐसे सब अगले 2 माह कितने क्रूशल हैं पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए? चूंकि ये इलेक्शन के माह हैं, जनवरी और फरवरी में ये पूरा एक इलेक्शन का माहौल बना रहेगा, तो ये एक ओवरऑल इकॉनमी को कितना इम्पैक्ट इस पर क्रिएट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, या मार्केट पर इसके क्या असरात आ सकते हैं? जो 62-63,000 का इस वक्त हम एक इंडेक्स देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में यहीं पर स्टेबल रहेगा या ये 70s क्रॉस करके और 80 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा?
देखिए, आई थिंक कि जो मार्केट्स हैं उनके डायरेक्शन तो काफ़ी मुस्बत हैं और आई थिंक कि ये इंडिकेशन यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है दोबारा भरपूर तरीके से पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और रुपी स्ट्रेंथन बाय से इंडिकेशन यही है कि जो फॉरेन डिविडेंड्स जो हैं वो भी फ्लो आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं, बट जिस तरह से मैंने बताया कि चैलेंजेस सर्कुलर डेट क्राइसिस को या जो एलिंग स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है उनको ऑफलोड करना है। आई थिंक कि चैलेंजेस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा होंगे कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या करना है जो इस वक्त लॉस मेकिंग है। तो और फिर सर्कुलर डेट क्राइसिस जो इस वक्त 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। तो आई थिंक कि ये अगर इसकी रेजोल्यूशन सामने आती है उसी तरीके से हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी देखी जाएगी और फिर दोबारा 80,000 के लेवल की तरफ जो है मार्केट रुक करेगी मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब, CEO एंड मैनेजर हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मार्केट यकीनन एक बार फिर मजीद रिकवर करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन साल 2023 पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए इंतहाई बदतरीन साल रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कपड़े की एक्सपोर्ट में 14.5% तक गिरावट नजर आई है और इसी वजह से सनतकारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी उठाना पड़ा है और कई बड़े सनती यूनिट्स ने हज़ारों मजदूरों को नौकरियों से फारिग किया। ये क्या सूरत हाल रही, किन हालात और चैलेंजेस का इन तमाम सनतकारों को सामना रहा, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वापस आएंगे नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप के माहिर माशियात हैं, उनसे इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। तो 2023 में पिछले साल की निस्बत ये 14.5% की गिरावट क्यों हुई है और 2024 में क्या ये रिकवरी मुमकिन है? जो हज़ारों की तादाद में मजदूर बेरोज़गार हो गए, क्या वापस उनका रोज़गार भी बहाल होगा और इंडस्ट्री उसी तरह से अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकेगी? इसी पर गुफ्तगू करते हैं नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप के। नासिर साहब, जाहिर है कि जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, सनतों पर इसका बड़ा असर पड़ा और उसके नतीजे में ही हमें ये एक्सपोर्ट्स कम होती नज़र आ रही हैं। 14.5% की कमी, इसको एक बड़ी गिरावट आप समझते हैं और इसकी बुनियादी वजूहत आपकी नज़र में? जी, ये तो यकीनी बात एक हकीकत है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पाकिस्तान में जो है नीचे नहीं आ रही और तमाम हुकूमतें जो है वो इसमें मोर और लेस फेल हो चुकी हैं कि जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को वो कम कर सके। और ये चैलेंज जो है ये मुझे फौरी तौर पर खत्म होता नजर नहीं आता। लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम होने की सिर्फ वजह ये नहीं है, बल्कि जो हमारी वो इंडस्ट्री जो वैल्यू एडेड प्रोड्यूस करती है उसकी एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुई। उनके पास जो है वो आज भी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं और उनके पास ग्रोथ है। मसलन जैसे कि आपके पास एक मोजे बनाने वाले सेक्टर है और इंटरलूप के नाम से कंपनी है, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन जो है वो इस साल मुकम्मल कर ली और उनकी प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से जारी है और उनके एक्सपोर्ट्स जो है वो खासतौर पे USA के लिए काफ़ी उसमें तेज़ी आई। इसी तरह से सेलेक्टेड और दूसरे चंद सेक्टर्स हैं जहां मैं कहता हूँ वैल्यू एडेड जो है वो नीचे नहीं आया। हाँ, धागे की एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है या कोरा जो आपका इस्तेमाल होता है कपड़ा, उसकी एक्सपोर्ट जरूर कम हुई है और उसमें आपको जो है सोचना होगा कि आप कब तक ये बेच सकेंगे, बल्कि आपको वैल्यू एडिशन पे जाने की जरूरत है। गारमेंट इंडस्ट्री को कैसे फरोग दिया जाए, तो फोकस जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री पर जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है उतना हमें जो है बेहतर वैल्यू भी मिल सकती है और हमें मार्केट भी मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा नेबरहुड है वहाँ पे सारा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ईरान जो है वो तकरीबन 8 बिलियन यूरो की टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है और हमारा शेयर उसमें जो है वो ना होने के बराबर है, चंद मिलियन डॉलर से ऊपर बढ़ नहीं पाता। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर जो है वो उस तरफ जा नहीं रहा, जबकि हमारी नेशनल मार्केट जो है वो हमारे नेबरहुड में होनी चाहिए। अमूमन लोग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड अपने करीबी मुल्कों से करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने इर्द गिर्द किसी भी तरह से भी ट्रेड नहीं करते और इवन जो हमारी अफगानिस्तान से ट्रेड थी वो भी कम हो रही है और हमारी ट्रेड सेंट्रल एशिया से बढ़ नहीं पा रही। लेकिन ईरान एक ऐसी मार्केट है जिसको कि हमें सोचना चाहिए कि 2024 में हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। 8 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट जो उनके यहाँ है वो जीन्स की इम्पोर्ट्स हैं और जीन्स आपको पता है पाकिस्तान की जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दुनिया में उसकी बड़ी पजीराई है। यहाँ ये कि होम टेक्सटाइल्स की ज़रूरत है और उसको होम टेक्सटाइल्स के लिए जो है एक बहुत सपोर्ट जो है ईरान ने। तो नासिर साहब, ये मार्केट्स क्या हमने ग्रेजुअली लूज की हैं या क्या इसमें हमारी क्वालिटी का इशू है या फिर गवर्नमेंट का फोकस नहीं था, प्रायोरिटी इशू है? इसकी बेसिक वजूहत क्या है कि मार्केट्स को लूज कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान और टर्की 2 ऐसे ममालिक हैं जो हमारे रीजन में ईरान के साथ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं
बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर हम जब जो रिफ्यूज लेते हैं वो सैंक्शंस के नाम पे ले लेते हैं, जी सैंक्शंस हैं। हालांकि जो आपने अभी रिसेंटली एक जो स्कीम बनाई है कि जी आप ईरान के साथ बार्टर ट्रेड करें, उसको भी हमारे बैंक जो हैं वो पजीराई नहीं दे रहे। अच्छा। और बार्टर ट्रेड भी नहीं हो पा रही। और इसके अलावा भी जो है कुछ आपको ईरानियन साइड के ऊपर भी ड्यूटीज वगैरह को निगोशिएट करने की जरूरत है। उनके यहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स के ऊपर 75% इम्पोर्ट ड्यूटी है, उनसे भी निगोशिएट करने की जो हमारे कमीशन बैठते हैं उनको जरूरत है। तो हमारी जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर मार्केट है उसको हम बिल्कुल जो है गिव अप कर चुके हैं। अच्छा। और जो इस वक्त उनकी 90% टेक्सटाइल की इम्पोर्ट्स है वो टर्की से होती है। अच्छा। कुछ माल हमारे यहाँ पाकिस्तान से टर्की जाता है और वो रूट होके फिर वापस ईरान आ जाता है, लेकिन उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। उन्होंने बायलैटरल अरेंजमेंट ऐसे किए हुए कि जहाँ उनके पास जो है ड्यूटीज नहीं लगती हैं, बहुत कम लगती हैं। तो हमें भी उस किस्म की जो है एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स की या जो खास तौर पे ईसीओ में हमें कोशिश करने की जरूरत है कि ईसीओ जो है वहाँ हमारे पास सेटलमेंट का भी एक सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे ईसीओ बैंक है। हम ये जो ईसीओ के जो 9 ममालिक हैं इनके दरमियान अपनी ट्रेड जो है वो सेटल कर सकें अपनी अपनी करेंसीज के अंदर, ताकि वो जो उनके ऊपर जो एक मार्केट्स हैं वो हमें मिल सके। अब आप देखिए आज जो है खबर आई है कि इंडिया ने जो है वो ऑयल इंपोर्ट किया यूएई से और उसको रुपयों में जो है अदायगी की है। तो इसका मतलब कि अब इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है अपनी ऑयल की इंपोर्ट्स को। तो हम पाकिस्तान जो है वो क्यों ये नहीं कर सकता? ठीक है, वो तो भी पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये अमली कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। और 2023 ओवरऑल मुल्क की मईशत के लिए कैसा रहा है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, मुल्क की बरामदात में कितना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, करंट अकाउंट खसारे में कितने फ़ीसद की कमी हुई है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आके मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ और सेक्टर्स में 2023 में कैसी पाकिस्तान की कारकर्दगी रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और साल 2023 का जब आगाज़ हुआ था तो उस वक्त मुल्क को संगीन मौशी चैलेंजेस का सामना था, दिवालिया होने के खतरात मंडला रहे थे, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। और उसी नाजुक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली का बेड़ा उठाया, जिम्मेदारी ली और ऐसे ऐसे इक़दाम किए जिससे उखड़ती हुई मईशत की सांसें दोबारा बहाल हो गई हैं। इस पूरे साल पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। तो 2023 में जहां हमने मईशत को बेहतर होते देखा, SIFC के प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े मंसूबे सामने आते देखे, कई ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं वो तय होने जा रहे हैं और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले चंद माह में और उसके बाद 1-1.5 साल में 2-3 साल में आनी है। और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर ओवरऑल बड़े गहरे और बड़े मुस्बत असरात इसके मुरतब होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी रुझानात हैं जो कि कहीं कहीं हमें थोड़ी सी मनफी खबरें भी सामने आई, जिस तरह कपास की फसल को हमने मुतासर होते देखा। अगर हम किसानों की बात करें तो वहाँ पर खाद का एक मामला उठा और खाद चूँकि महंगी और ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी, उससे किसानों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ। इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई गई और उसके बाद अच्छी बात यह है कि फौरी तौर पर निगरान हुकूमत अमल में उसने एक्शन लिया और यकीन दहानी कराई कि खाद की ब्लैक में फ़रोख्त को न सिर्फ रोका जाएगा बल्कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद नजर, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि 2023 का साल एक आम किसान के लिए कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात उन्हें इस साल रहीं और अब इस वक्त क्या वो महसूस कर रहे हैं ये मुश्किलात दूर होने जा रही हैं, जो वादे जो यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई उस पर कितना अमल दरामद हुआ, फिर कपास की जो फसल कपास जो मुतासिर हुई है उसकी पैदावार उसकी क्या वजह है और 2024 में किस हद तक रिकवरी हो सकेगी। खालिद खोकर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खाद का जो एक बहरान पैदा हुआ, ब्लैक में आप लोगों को बहुत महंगी भी मिली, हमने भी अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाई, मियां उमैर मसूद साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाई, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। तो उस कार्रवाई के बाद आप ओवरऑल मुतमईन है 2023 में किसानों के लिए मामलात बेहतर रहे या फिर एक चैलेंजेस से भरपूर साल था आप लोगों के लिए? 2023 में काश्तकार के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि काश्तकार को एक तो कपास का रेट नहीं मिला
दूसरा काश्तकार के साथ ये हुआ है कि मक्की का रेट इसको बिल्कुल नहीं मिला, कि तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ काश्तकार का नुकसान हुआ है। फिर इनपुट्स के रेट बढ़ गया, यूरिया ब्लैक रेट में मिली, हमने यूरिया में तकरीबन एक साल में 120 अरब रुपए एक्स्ट्रा पे किया, जो कंट्रोल रेट था उसे हमने। अच्छा, अभी हम हुकूमत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें को 10 साल प्लान बनाए इसके ऊपर, खादों के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, या बाकी भी हमारे प्राइस के ऊपर भी, कि 10 साल हमें पता होना चाहिए कि अगले साल हमने कितने यूरिया इस्तेमाल करनी है और हमारी प्रोडक्शन क्या, और हमें बाहर से इम्पोर्ट कितनी करनी पड़ेगी। तो जब तक ये नहीं किया जाएगा, हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। मैं फील्ड में देख रहा हूँ कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम काफी काश्त हो चुकी है, लेकिन गंदम में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसकी टिलरिंग नहीं हो रही, क्योंकि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है, फास्फोरस का इस्तेमाल कम है, पोटाश का कम है, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम है। जब तक हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, हमारी उस वक्त तक पैदावार बेहतर मुमकिन नहीं है। तो खालिद साहब, इस साल अभी जो चंद दिन पहले जो एक इंपोर्ट करने का फैसला सामने आया था, और उसके बाद यूरिया हमने इंपोर्ट होते भी देखी, तो उसके बाद कुछ आप लोगों के मसाइल में कुछ कमी आई, उसके बाद जो नॉर्मल रेट थे उस पर मिलना शुरू हुई यूरिया। मैं अब इसका इस्तेमाल भी आगे कम हो जाएगा, क्योंकि पहला पानी लग गया है गंदम को, पहले पानी के साथ यूरिया होती है, वो दे दी गई है। 50,000 टन आने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल खर्चात ये है कि पिछले साल भी जनवरी फरवरी में 2 प्लांट बंद हो गए थे, अगर इस दफा बंद हो गए तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें करना ये चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या, डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करना चाहिए, कि जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ब्लैक माफिया उसमें काम करेगा। अब मुझे जो अगले साल के लिए जो खर्चात नजर आ रहे हैं, कि जब पिछले साल काश्तकार को अगर कपास का रेट नहीं मिला, तो अगले साल मुझे नजर आ रहा है कि कपास कम काश्त होगी, जिससे मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा इससे ज्यादा। क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है तकरीबन $20 बिलियन हम कॉटन से अपने जो भी टेक्सटाइल। तो खालिद साहब, ये 2024 में आप कह रहे हैं मजीद कम होगी, चूंकि 2023 में भी हमने कमी तो देखी है, 1,28,00,000 गांठों का ये जो ये टारगेट था, ये सिर्फ 85 लाख तक पहुंच सके। ये ना कि पंजाब का जो टारगेट था वो 8.2 मिलियन बेल था, 8.2 मिलियन बेल था, और जबकि पंजाब में 4.2 मिलियन बेल हो रही है, यानी कि 40 लाख बेल की सिर्फ पंजाब में कमी आई है। और वजह काश्तकार को रेट का ना मिलना। अच्छा, क्योंकि हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8,500 रुपए अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद काश्तकार को वो रेट मिला है 6,000, 6,500, 7,000, 7,500 उसको रेट मिला है। काश्तकार को नेट हर एकड़ में से 50,000, 80,000 रुपए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुकसान हुआ है। और खालिद साहब, ये जो रेट तय हुए थे, ये पीडीएम के दौरे हुकूमत में तय हुए थे? जी, यही हुकूमत गई है सारी। पीडीएम हुकूमत में निगरान हुकूमत भी आ गई बाद में, तो काश्तकार को वो रेट नहीं मिला। सही, अगर रेट मिल जाता तो ये पिछली फसल भी बेहतर होती, काश्तकार उस पर ज्यादा खर्चा करता और अगली फसल भी ज्यादा काश्त होती। तो अभी जो आप जो रेट चाहते हैं और जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट है, उसके दरमियान अभी फर्क कितना है? अब अगले जो भी आपके मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होंगे, कोई सेटिंग होगी, उसमें क्या रेट आप हुकूमत के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत ने पिछले साल जो रेट तय किया था वो किया था 8,500 रुपया, और टीसीपी परचेज ना ही टीसीपी परचेज करनी है। और हमारा और हुकूमत के रेट में जो फर्क था, जो हमें रेट मिल रहा था, जो हुकूमत रेट, वो तकरीबन 15 से 2,000 रुपए का फर्क रहा है रेट का, और वही हमारा प्रॉफिट था। बल्कि प्रॉफिट तो उससे भी कम था, बल्कि हमें उसमें नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि हमें 8.2 मिलियन बेल की बजाय पंजाब में 4.2 मिलियन बेल हो रही हैं, और उससे मुल्क का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन अब मैं आपको अर्ज करूँ कि हम कहाँ से कहाँ चलेंगे। 92 में हमारी कपास की जो प्रोडक्शन थी वो थी 1,28,00,000 बेल, इंडिया था 1,10,00,000। अब आप इंडिया चला गया इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ बेल पे, और हम आ गए हैं इस वक्त। पिछले साल हमारी 46 लाख थी, और इस साल हमारी कोई हो जाएगी, पाकिस्तान की जो टोटल बेल है वो 8.3, 8.4 मिलियन बेल होगी। यानी कि हम कहाँ खड़े थे कहाँ वापस आ गए हैं। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। असल वजह यह है कि हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। फिर दूसरी चीज है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली है, जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम हर साल आबादी में एक नया सिंगापुर या न्यूजीलैंड जितनी हम आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। अब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, जिन्होंने इस पे काम शुरू किया है कि थ्रू लिम्स के थ्रू डीजी लिम्स जो है मेजर जनरल शाह नजीर साहब, वो अब जो गैराबाद रकबे उनको आबाद करवा रहे हैं, जिससे ये होगा कि हमारी कम से कम प्रोड्यूस बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि हमें कोई 5 सालों बाद हमें बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट ना करनी पड़े। इस वक्त हम तकरीबन 12 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम ज़रूरी मुल्क जरूर है, लेकिन कहलवाने के लिए है।
दरअसल हम बाहर से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं। 31 साल में जो कि हमें जितनी ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए था, एक तो हम ग्रोथ की तरफ गए नहीं, हम वापस रिवर्स हो गए, ये करोड़ों से हम वापस लाखों में आ गए। तो ये इसमें तो कई अदवार गुजरे हैं हुकूमतों के। इसका मतलब किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं थी कि वो किसानों के मसले को हल करे। कभी भी मैं आपको माजरत के साथ कहूँगा कि हमारी तरजीहात में कभी भी ज़राअत नहीं रही। अगर ज़राअत नहीं रही तो मैं कहूँगा किसी भी हुकूमत की तरजीहात में पाकिस्तान नहीं रहा। देखे ना, मैं आपके लिए एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल है। अब आप ये देखें, 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी तो ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। जब कोविड-19 आया तो 6 माह लॉकडाउन रहा, कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में, ज़राअत की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। देखें ना, लेकिन हमने ज़राअत को अब मार दिया है। अब आप ये देखें कि पिछले साल जो हुआ हमारे साथ कि आटे की लाइनों में लगी, हमने 24 खवातीन शहीद करवाई आटे की लाइनों में। क्या ये हमारे लिए बाइस शर्म नहीं है? हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं है? अब आप देखें ना, यूरिया का क्राइसिस बढ़ रहा है। यूरिया के आपके इल्म में होना चाहिए कि यूरिया के इस वक्त ऑफिशियली 4 रेट है। 4 रेट है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 4 रेट हो। जब हमने पता किया तो पता चला कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को मुख्तलिफ रेट पे गैस दी जा रही है। और दूसरा ये है कि वो महीने का फैसला होता है। चलें, पॉइंट आपका आ गया। खालिद खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साथ मौजूद थे और किसानों के मसाइल से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको ये बता दें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए अब एक नया लाइसेंस हासिल करने का तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया है। और इस तरीक़ाकार के मुताबिक अब कितनी सहूलियात एक आम शख्स को मैसर होंगी जो कि कारोबार करता है। इनकम टैक्स रूल 2002 में तरमीम के लिए FBR की जानिब से एक SRO भी जारी कर दिए गए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। उस्मान अख्तर साहब ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो उस्मान साहब, ये जो अब नया तरीक़ाकार है लाइसेंस हासिल करने का, इसके बाद जो ई-कॉमर्स से मुंसलिक लोग हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मज़ीद कितनी आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं? जी, इसके लिए बहुत आसानी होगी बिकॉज अभी जो एक नया जो FBR ने अभी जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस शुरू किया है, जिसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लाइसेंस कर रहे हैं। PTA ने एक सर्वे किया था कुछ अर्सा पहले, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो सर्वे में जो ज्यादातर लोगों का जो राय थी वो ये थी कि जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते और पे करने में उनको मुश्किल आती है। अभी जो है वो 93% जो ऑनलाइन सेलिंग्स हो रही हैं, जो ई-कॉमर्स का बिजनेस हो रहा है, उसमें 93% जो पेमेंट्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे चल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉन डॉक्यूमेंटेड भी है एक किस्म से। और अगर ये लाइसेंसिंग का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाता है और जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटलाइज हो जाती हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव और इससे जो है ऑनलाइन सेलर्स को और बायर्स का जो दोनों का एतमाद बढ़ेगा। तो बताइएगा कि जो मौजूदा कवानीन और निज़ाम है FBR का, एक आम शख्स जो कि ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, तो उसको इस निज़ाम से, इन कवानीन से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस वक्त जो ई-कॉमर्स की बात करूँ तो ई-कॉमर्स को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। जो फर्स्ट चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट का मैं जो डिस्कस किया है कि पेमेंट ऑप्शन रिलायबल नहीं है और हमें ज़्यादातर जो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जो है वो डिपेंड होना पड़ता है। और अगर ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, पेमेंट गेटवेज आ जाते हैं, तो ये एक कस्टमर के लिए भी जो है वो एक आसानी होगी और सेलर के लिए भी आसानी होगी। जब सेलर इसमें आसानी के साथ बिजनेस कर रहा होगा तो उससे फायदा ही होगा कि उसकी ग्रोथ और सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा जो है इस वक्त जो हमें जो बड़ा चैलेंज है वो है डिलीवरीज के ऊपर भी बहुत सारा चैलेंज है कि हम लोग जब एक सेलर हूँ, जैसे मैं ई-कॉमर्स सेलर हूँ और पाकिस्तान में मैं डिफरेंट अगर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ तो मुझे कैश ऑन डिलीवरी के साथ वो आइटम्स को डिलीवर करना पड़ता है कस्टमर तक, और उसमें रिफ्यूजल रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है, जो कि हमें एज ए सेलर उसका नुकसान होता है। अच्छा। तो जब ये पेमेंट गेटवे चीजें स्मूथ हो जाएंगी तो हमारा जो रिटर्न रेट, क्योंकि हमारे पास पेमेंट्स आ चुकी होगी और वो लाइसेंस्ड और जो चीजें सारी होंगी। तो उस्मान साहब बताइएगा, जो पाकिस्तान में रहकर ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल हैसियत में काम कर रहे हो, या वो पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज़ में रहते हैं और वो भी ये काम कर रहे हैं, मजमूई तौर पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? पाकिस्तान में कितने डॉलर्स आ रहे हैं और ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहकर फिर वो डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आते, वो उन्हीं तक महदूद रह जाते हैं? तो ये ओवरऑल इस वक्त क्या फिगर है, कोई तखमीना है आपके पास?
टोटल ई कॉमर्स की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो इस वक्त टोटल रेवेन्यू है वो तकरीबन $6 बिलियन है, $6.4 बिलियन तकरीबन रिकॉर्ड हुआ है। और इसके अंदर जो ग्रोथ रेशो है वो इस वक्त 6%, 6.23% की ग्रोथ के साथ ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त 46वें नंबर पर है अपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पूरे जो आप जिसे समझ लें कि रेवेन्यू के एतबार से 46 नंबर पे हम दुनिया में आते हैं। तो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल अगर जिसे हम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वो भी इस वक्त काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स करते हुए वो पेमेंट्स का आता है कि हम इंटरनेशनल करेंसी के अंदर पेमेंट चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो मर्चेंट चाहिए वो हमें इंटरनेशनल ही मर्चेंट चाहिए। लाइक हमें यूके का मर्चेंट चाहिए तो पेमेंट यूके में लैंड होगी या यूएसए में लैंड होगी, पाकिस्तान में पेमेंट लैंड नहीं होती। अगर ये सिस्टम हमारा बन जाता है जिससे हमारे पास भी इंटरनेशनल गेटवेज आ जाते हैं पेमेंट्स के, तो पेमेंट्स हम डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जो पेमेंट लैंड होगी तो उससे पाकिस्तान का जो हम समझते हैं जो रेवेन्यू और वो डॉलर इनकम वो इस तरह बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि लोग बिजनेस तो कर रहे हैं बाहर, लेकिन वो पेमेंट सिर्फ अपनी अर्निंग का छोटा सा पोर्शन जो है वो वहाँ पाकिस्तान में विड्रॉ कर लेते हैं, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। जो ग्रोथ इम्पैक्ट आना चाहिए, जो ई कॉमर्स की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। सेकेंडली जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि हम पेमेंट कर नहीं सकते। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, हम कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, हम पे नहीं कर पाते अपने सप्लायर्स को, जिसकी वजह जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम पे नहीं कर पाते, जिसको पे ना करने की वजह से बहुत सारी वजहों से हम जो है वो लैक करते हैं। उस्मान साहब, ये जो एक स्कोप है इससे मुतालिक क्या एक आम नौजवान में इतनी अवेयरनेस है जिसके पास आला तालीम है, जो कि नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो वो अपनी उस तालीम का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इस इंडस्ट्री में आए, अपने आप को बेहतर यूटिलाइज करे और डॉलर्स में वो कमा सकता है? तो कितनी कैपेसिटी है इस इंडस्ट्री में? जी बिल्कुल, जो एक पर्सन एक बच्चा जो पाकिस्तान में एक लर्न करता है, डिग्री करता है, या उसको एक हाउ नो है इस ऑनलाइन बिजनेस की, तो वो ऑब्वियसली इसके अंदर आ सकता है। अभी तो जो है वो ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सोशल कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब आप फेसबुक पे बैठे हैं तो फेसबुक पर ही चीजें बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पर ही शॉप्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एक जो इनिशियल लेवल है, एक स्टार्टिंग लेवल है, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत आसान है बनिस्बत दूसरे बिजनेस के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमने कोई गैस स्टेशन बनाना है, पेट्रोल पंप बनाना है, तो उसके लिए हम इंटर नहीं हो सकते। हमारा एंट्री के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए, हमें एनालिसिस चाहिए, हमें लोकेशन एनालिसिस चाहिए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर इनिशिएटिव लेना आसान है। ऑब्वियसली जब इनिशिएट आप लेंगे तो देन ही फिर हम जो है इसके अंदर से बड़े बिजनेस भी क्रिएट होंगे, फ्लॉप भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चांसेस ज्यादा है। अभी तक जो ये देखा जा रहा है तो इसमें फ्लॉप रेशियो कम है। हम ये देखते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो 70% बिजनेस जो है वो इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज एक बिजनेस को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है मार्केटिंग का। इस बिजनेस के अंदर मार्केटिंग आपके हाथ में है। आप कोई रिटेल बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं तो आपके पास कस्टमर आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे। अब मार्केट आप इतनी बड़ी शहर में बिल बोर्ड सब कुछ लगाएंगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम एक मार्केटिंग करते हैं, हम टिकटॉक पे एडवर्टाइज करते हैं, हम फेसबुक पे करते हैं, और वो बड़ी पर्सनलाइज्ड हम एडवर्टाइजिंग करते हैं जिससे हमें फौरन आ जाता है। अब तो जितने भी हमारी मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि अमेज़न है, पाकिस्तान में दराज है, और इसके अलावा वॉलमार्ट है, ऑन बाय है, इन तमाम मार्केट प्लेसेस ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तानी लोगों को कि वो अपने अकाउंट बना सकते हैं। जब हम उस पर अकाउंट हम वहां पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस्मान साहब, अभी ग्रेजुअली जो फिगर्स बढ़ रहे हैं, नए लोगों की इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आमद बढ़ रही है, वो किस हिसाब से बढ़ रही है? चंद साल पहले जो छोटी कंपनीज थी वो बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। 2023 की अगर हम बात करें, कितने नए लोग इसमें आए? 2024 की अगर हम बात करें तो नंबर कहाँ तक आगे जा सकता है? ये ग्रेजुअली ग्रो कर रही है इंडस्ट्री? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अभी इस वक्त मैं यूएसए में बैठा हूँ और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को फर्दर ग्रोथ करने के लिए। तो मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर जो यूएसए की इंडस्ट्री है या कनाडा की इंडस्ट्री है, यूके की इंडस्ट्री, वो हमसे ज्यादा कंपेटिटिव तो नहीं है। मतलब वो ये तो बड़ी पुरानी इंडस्ट्रीज है, यहाँ तो बड़े पुराने बिजनेसेस ई कॉमर्स के हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स का बूम ही 2 साल पहले आया, 2021 में कोविड के बाद आया ना, उससे पहले तो इतना बूम नहीं था। तो अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है।
अभी भी बहुत सारे, क्योंकि अगर यहाँ पर नए स्टार्टअप्स ई कॉमर्स को लेके हो रहे हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स के लिए हैं। वहाँ सप्लायर आते हैं, वहाँ पर हम जैसे लोग जाते हैं जो कि प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें बेचनी है या अमेज़न पे या वॉलमार्ट पे या नहीं बेचनी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अभी जो है गुंजाइश मौजूद है। अभी तो हम किसी भी पोजीशन, अभी तो $6 बिलियन है सिर्फ। अभी जो अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न जो है वो बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस है जो कि दुनिया के अंदर जो है वो सेल कर रही है। तो हम अभी तो हमें से बहुत कम लोग जो हैं वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आए हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। अगर आप जो आपने बात की है कंपटीशन, तो उस्मान साहब कह रहे हैं कि किसी नए बिजनेस को शुरू करते हैं, लोग बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अब इस इंडस्ट्री में आप कह रहे हैं बहुत गुंजाइश है, तो वो कौन कौन से एरियाज या सेक्टर्स हैं या वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो अगर कोई नया आने वाला है तो वो उस प्रोडक्ट को लेकर काम करे और जल्दी वो सक्सेसफुल हो सके? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है जिसने सबसे ज्यादा जो सेल्स की है, मतलब क्लोथिंग की, शूज की और इस तरह की कैटेगरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की और फिर टॉयज की आ जाती है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। देखिए, अब जो सारे का सारा मामला, सारी की सारी जो हमारी जो जितनी तवज्जो है वो सोशल कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेल करते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं, हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे इसको एडवर्टाइज करेंगे। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब पे। तो अब अगर जो बच्चा बैठा है जो वहां पर, तो हम उसके इंटरेस्ट को देख लेते हैं और उस इंटरेस्ट को देख के हम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। आपके ज़हन में जो भी आइटम आती है कि ये आइटम हम सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या ये प्रोडक्ट ऐसी है जो यूनिक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नाइफ बनते हैं, बड़े यूनिक किस्म के नाइफ बनते हैं, ठीक है। हमारे जो कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि अवामी सतह पर जिनको बहुत पसंद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अख्तर साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।